बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात करेंगे, जिनके मुख्तलिफ इस वक्त बयानात आ रहे हैं। हर पार्टी का इंफरादी तौर पर अपना बयानिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि तहरीक अदम एतमाद पर दीगर पार्टीज को मना लिया जाएगा। एक मशवरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यह भी रखा गया कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात को अपने साथ मिला लिया जाए और उसे वज़ीर आला का मनसब भी दे दिया जाए, हुकूमत दे दी जाए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बात नहीं मानती और मौलाना फजलुर रहमान भी यही चाहते हैं कि वफाक के अंदर तब्दीली आए। अब एक नुक्ते पर मुत्तफिक ये कैसे होंगे? 4 फरवरी को सरबराही इजलास भी होगा, उसमें नया बयानिया, नई हिकमत अमली और नया एजेंडा मुख्तस किया जाएगा और आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद पर दूसरी जमातों को राजी करने के हवाले से काफी पुरुमीद है। तो वो जितनी पुरुमीद है, क्या नताइज भी वैसे निकलेंगे? राना साहब से जानेंगे। राना साहब, पीडीएम नया बयानिया जारी करने का फैसला कर रही है। फरवरी को नया बयानिया जारी हो पाएगा या फिर माजी के तहफ्फुजात, गिले शिकवों पर बात होती रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, ये 4 तारीख का इजलास, 5 का जलसा, उसके बाद फिर एक इजलास, उसके बाद फिर इलेक्शन का शेड्यूल और उसके बाद हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया है बिल लाने का सेनेट इलेक्शन के हवाले से, इन तमाम चीज़ों में पीडीएम ऐसी उलझ जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। अब फैसला ये हुआ है, मैं वक्त से पहले आपको बता देता हूँ, फैसला ये हुआ है कि किसी तरीके से हुकूमत के ऊपर प्रेशर कायम रखने के लिए, कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर रहे, हुकूमत प्रेशर में रहे, सारे मामला ठीक हो जाएं, यानी जो रिलीफ अपोजिशन चाहती है मिलती रहे। तो अपोजिशन को नज़र आ रहा है कि उसी सूरत में होगा अगर पीडीएम मुतहिद रहेगी, चाहे वो कागजात में रहे, चाहे वो बयानात में रहे, चाहे वो सिर्फ मीडिया के ऊपर रहे। अंदर से तो ये बिल्कुल नहीं है। मैं आज आपको एक और ख़बर ब्रेक कर दूँ। आफ्ताब शेरपाव जो हैं, उन्होंने भी सख्त नाराज़गी का इजहार कर दिया है दोनों बड़ी सियासी जमातों पर। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जनाब, हम लोग टिश्यू पेपर हैं कि आप सिर्फ 3 जमातों के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है, बाकी किसी को कोई पूछ नहीं रहा। ये लफ्ज़ अदा किया गया है और 4 तारीख को इनके इजलास के बाद एक मुश्तरका नया बयानिया सामने आएगा, जिसमें पहला लफ्ज़ होगा जी हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये एक लफ्ज़ अदा किया जाएगा। उसके बाद यही कहा जाएगा जनाब, हमने बड़ा गौर व फिक्र किया है, बड़ा गौर किया है। और उसके मुस्लिम लीग नून की बात भी रख दी जाएगी सामने, पीपल्स पार्टी की भी रख दी जाएगी कि सेनेट का इलेक्शन होगा, सेनेट के इलेक्शन के बाद तहरीक भरपूर चलेगी। अदम एतमाद के लिए हमारे पास मुकम्मल हो चुके हैं, सारे हमारी विक्ट पूरी हो चुकी हैं, हमारे खिलाड़ी पूरे हो चुके हैं, हमने हुकूमत के अंदर इतने लोगों को तोड़ लिया है, फला 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 फला, ये सारा कहा जाएगा। लेकिन ये सिर्फ होगा दिखाने के लिए मीडिया को, ये होगा एक तासर देने के लिए कि हम इकट्ठे हैं। उसके बाद एक जलसा होगा, उसमें भी ऐसी तकारीर होगी। जलसा कश्मीर का होगा। पीपल्स पार्टी ने ये पंजाब के हवाले से मुस्लिम लीग नून को मशवरा क्या दिया था? बिल्कुल, ये जो खबर सुबह से चल रही है ना, ऐसी खबर नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। मैं क्लियर कहता हूँ और मैं चैलेंज से कह रहा हूँ। फैसला ये हुआ था कि बलोचिस्तान असम्बली पहले मौलाना फजलुर रहमान को वहाँ पे कुछ दिया जाएगा, अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान। उसके बाद आ गया था पंजाब, फिर उसके बाद वफाक। अब पंजाब में आप क्या समझते हैं, चौधरी बरादरान जो हैं वो जाएंगे इनमें से किसी के साथ? जो मुस्लिम लीग नून के बयानिए के खुल के खिलाफ हैं, जो किसी सूरत में मुस्लिम लीग नून का बयानिया नहीं चाहते, जो किसी सूरत में नहीं है चाहते, तो क्या चौधरी बरादरान को मुस्लिम लीग नून कबूल करेगी या चौधरी बरादरान मुस्लिम लीग नून को कबूल करेंगे? भाई, पंजाब में पीपल्स पार्टी के कहने से तब्दीली नहीं आनी। या सर, पीपल्स पार्टी के 5 या 6 जो अरकान असम्बली हैं, उनमें से एक पहले बागी हो गया, एक आज मिलके चला गया, पता है ना आज आपको। तो बाकी क्या रह गया उनके पास? वो तो है, अगर मुस्लिम लीग नून के अरकान जो हैं, अगर वो भरपूर साथ दें और चौधरी बरादरान इकट्ठे हों, तो फिर भी जाकर मुकाबला होगा। मैं ये आपसे बात कह रहा हूँ, इसलिए ज़हन में रखिएगा कि पंजाब की हुकूमत भी उसी वक्त बदली जाएगी जब कुछ कुव्वतें चाहेंगी। वफाक से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पंजाब है। तो आप समझते हैं कि कोई ऐसे हालात आपको नज़र आ रहे हैं? ऐसे हालात के लिए पहले
एक मूवमेंट बनती है, 2 माह लगते हैं इत्तेहादियों को नाराज़ हो के खुल के आमने सामने आने पे, उसके बाद फिर जाके कहीं ऐसी चीज़ होती है। तो इतना तो टाइम ही नहीं है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक के अंदर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से नंबर गेम के हवाले से प्लान क्या रखती है? पीपल्स पार्टी ने हर सूरत में लॉन्ग मार्च को कमज़ोर करना है। मैं आपको क्लियर कर दूं। बुनियादी वजह बुनियादी वजह है कि उनका अपना सब कुछ दाव पे लगा हुआ है भाई। उन्हें जो चाहिए था काफ़ी कुछ मिल गया, उन्हें काफ़ी कुछ मिल गया। केसेस किधर गए हैं सारे? उनके ऊपर जो रेफरेंस दायर हुआ है वज़ीर आला सिंध पे और कुछ शख्सियात पे, क्या उसके बाद कुछ हुआ है? सिंध हुकूमत ख़त्म करवाएंगे वो? चलिए आप मुझे बता देना, अगर आप लॉन्ग मार्च करते हैं, लॉन्ग मार्च से हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। पीपल्स पार्टी समझती है कि 2023 तक बिल्ली चूहे का खेल खेलते जाएं, ना चूहा हाथ में आए ना बिल्ली जो है वो अपने पेट को भर के जाए। ये इसी तरह चलता रहेगा। वो उनको कहते रहेंगे 2023 में जाके इलेक्शन आएंगे, फिर देखा जाएगा क्या होता है क्या। मुझे एक बात बताएं, ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन है जिसके खिलाफ ये जा रहे हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स के खिलाफ ये कह रहे हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, तो किस तरीके से वो चाहेंगे कि ऐसा हम असम्बली के अंदर कोई तब्दीली लाएं? मुझे बताएं, क्या अगर ये ले भी आते हैं सारे, मान लें इनके पास नंबर पूरे हो जाते हैं, तो वज़ीर आज़म कौन आएगा? बता दें, एक नाम बता देना। क्या शहबाज शरीफ आएगा? अगर मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आता है तो पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल होगा? मुस्लिम लीग नून को होगा? हाँ, बहुत बड़ी बात आपने की। क्या मुस्लिम लीग नून मैं कह रहा हूं, या मुस्लिम लीग नंदन को काबिल कबूल होगा? ये बड़ी चीजें हैं। ये 4 फरवरी का इजलास जो है उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। मैंने आपको बता दिया कि ये ऐलानात होंगे जो मैंने आपको बताए हैं कि जनाब कहा जाएगा कि अदम एतमाद के लिए मजीद सोचो विचार करेंगे, हम अपने राब्ते पूरे करेंगे, जिस वक्त राब्ते पूरे हो जाएंगे हम अदम एतमाद लेकर आएंगे। फिर कहा जाएगा कि सेनेट के इलेक्शन में जो बिल पेश किया जा रहा है, अगर उससे पहले बिल पेश हो गया और मंजूर हो गया तो फिर उसके खिलाफ जाएंगे, और अगर मंजूर ना हुआ तो फिर जाएंगे कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम अदालतों का रुख करेंगे। फिर आएगा कि जनाब ये फलां है, धांधली है, ये है, और उसके बाद अगली बात आ जाएगी कि जनाब हम लॉन्ग मार्च के लिए मार्च का महीना रखेंगे, ये भी लिख लें। और फिर लॉन्ग मार्च के लिए जो मार्च का महीना होगा उसमें मार्च नहीं होगा। यानी लॉन्ग मार्च भी होता दिखाई नहीं देता। अब 4 फरवरी के दिन जो इजलास है उसमें मुशावरत के बाद भी तहरीक अदम एतमाद पर इत्तफाक होता दिखाई नहीं देता। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ब्रॉडशीट इंक्वायरी केस के हवाले से। वफाकी हुकूमत ये समझती है कि आने वाले दिनों में ब्रॉडशीट जो है वो अपोजिशन के गले का तौक बन जाएगी, लेकिन अपोजिशन जो है वो ब्रॉडशीट को फ्रॉडशीट कह रही है। और दूसरी जानिब जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब, जिनको मुंतखब किया गया है तहकीकात के लिए, कमीशन जो तश्कील दिया गया, उनको हटाने के बारे में बार बार अपोजिशन मुतालिबा कर रही है, इल्जामात भी लगा रही है। इल्जामात में सदाकत क्या है, राना साहब से जानते हैं। राना साहब, अपोजिशन ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर जो इल्जामात लगाए हैं और जो कहते हैं कि वो खुद ही इनफरादी तौर पर हट जाएं, वरना हमें फिर कुछ ऐसे शवाहिद सामने लाना पड़ेंगे कि उसका जिम्मा कोई भी नहीं उठा सकेगा। अब कोई भी नहीं उठा सकेगा, ये कौन से शवाहिद हैं वो जो सामने लाना चाहते हैं? अच्छा, एक बात तो मैं लिख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, शेख साहब जो हैं किसी सूरत में इस प्रेशर में नहीं आएंगे। देखिए, बड़े डेड ऑनेस्ट आदमी हैं, मेरिट पे बात करते हैं, उनका एक भी फैसला ऐसा नहीं है जिस पे ये कोई नुक्स निकाल सके। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ भी फैसले दिए थे, हक में भी दिए थे, यानी मेरिट पे फैसले दिए थे। मेरिट से हट के उन्होंने कभी बात नहीं। बहुत से रिलीफ ऐसे अपोजिशन के लोगों को मिले हैं जो उनसे मिले हैं, और बहुत सी सजाएं भी मिली हैं। तो अपोजिशन को एतराज़ क्यों है? अपोजिशन के एतराज़ मैं आपको बताऊँ, नून लीग को क्या डर है? नून लीग को डर है कि शायद बहुत से पुराने केसेस खुल जाएंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से पुराने केसेस खुल जाएंगे, बहुत से और भी इसमें पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, शेख साहब ने TOR जो है ना, इससे हट के एक लफ्ज़ भी नहीं करना, एक काम भी नहीं करना। वो बड़ा मेरिट वाले आदमी है, TOR के मुताबिक करेंगे। और ये पहली दफ़ा होगा, दूसरी दफ़ा होगा हमूद कमीशन के बाद कि जनाब इसमें चाहे कोई चेयरमैन नैब, चाहे कोई फौजी अफसर रहा है, चाहे कोई रिटायर्ड फौजी रहा है, चाहे कोई सिविल रहा है, कोई भी रहा है, सबको बुलाया जाएगा। यानी ये पहला एक दूसरा कमीशन होगा। शेख साहब इतना प्रेशर बर्दाश्त कर लेंगे? शेख साहब कर लेंगे, मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। और जो खदशात सिर्फ एक पार्टी है ना जिसको ज़्यादा शोर मचा हुआ है, वो है मुस्लिम लीग नून। पीपल्स पार्टी की तरफ से इस तरह नहीं हुआ जिस तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुआ है।
पीपल्स पार्टी को क्या डर है, मैं आपको बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी को डर ये है कि जनाब जब साबिक चेयरमैन बुलाए जाएंगे नैब के, उसमें चंद एक तो ऐसे हैं ना जो इनके भी प्यारे हैं, और कुछ तो नून लीग के भी प्यारे थे, कुछ मुशर्रफ दौर के भी प्यारे थे। तो जब सबको बुलाया जाएगा, सबका खाता खोला जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। लेकिन इसमें मैं आपको एक बता दूं, जिन केसेस के फैसले हो चुके हैं उनमें से किसी केस को, चाहे वो हदीबिया हो चाहे कोई और हो, वो उनको नहीं छेड़ा जाए। उसकी वजह यह है कि वो आपने TOR देखे ना आज, जी उनमें ये चीज शामिल नहीं है। यानी TOR से हटके कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि शेख साहब जो है, शेख अजमत सईद साहब, ये उन तमाम लोगों को बुलाएंगे, चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, जो इस जुमरे में जिससे तफ्तीश जरूरी है, जिसका बयान जरूरी है। तो 45 दिनों तक किसके नताइज आने के 100% आएंगे। ये पहला ये भी मैं आपको बता दूं, चले मैं ये भी ब्रेक कर दूं। ये 45 नहीं देखा ना, 18-20 साल से केस चल रहा है, 45 दिन में कमीशन कैसे फैसला उसका देगा? इस दफा हो जाएगा जी, ये फैसला 45 दिन में ना सिर्फ हो जाएगा बल्कि फैसला सामने आ जाएगा। और मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ का इतला दे रहा हूँ, और मैं आपको ये भी इतला दे रहा हूँ कि शेख साहब को डराने के लिए अब हो सकता है बार्स का इस्तेमाल किया जाए, सही, कोई वकला की तरफ से एहतजाज की कॉल करवाई जाए। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अभी तक शेख साहब डटे हुए हैं, और मैं जितना जानता हूँ उन्हें, वो मेरिट से हट के काम नहीं करते और किसी खौफ में आते भी नहीं। चलें, ये तो आप शेख साहब की शख्सियत के बारे में बता रहे हैं कि मेरिट से हटके काम नहीं करेंगे, लेकिन शेख साहब की जानिब से जो सिफारिशात पेश की जाएंगी, क्या हुकूमत उस पर एक्शन ले सकेगी? लेकिन जब आपको एक चीज़, आपने एक शख्स को बना दिया और उसके बाद वो तमाम चीज़ें मेरिट पे सामने लेकर आता है, और ये रिपोर्ट भी जो है ना, ये पब्लिक होगी। मैं आपको ये भी बता दूं, राना साहब, माजी में भी पब्लिक होती रही है बहुत सी रिपोर्ट, एक्शन कितने हुए हैं ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इस मामले में कुछ और होगा। अगर ये रिपोर्ट पब्लिक होती है और उसमें ऐसे नाम सामने आते हैं सबूत के साथ, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, तो फिर मीडिया तो मौजूद है ना, फिर कौन बचा सकेगा? फिर सारी चीज़ें तो सामने आ जाएंगी ना। यस सर। चले, उम्मीद करते हैं कि 18-20 साल से जो केस इल्तवा का शिकार था, वो जो नाम मख्फी रखे गए, वो अब अवाम के सामने आएंगे, तहकीकात होंगी, बिला तफरीक होंगी, एहतसाब होगा, तो सबका होगा। यही हुकूमत का भी अज़्म है, यही एक आम इंसान की ख्वाहिश भी है। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जेल खाना आजाद पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब। उनसे पंजाब की सियासत और सेनेट इलेक्शन में उससे कबल जो होने वाली मेल मुलाकातें, उस पर बातचीत की जाएगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ऑपोजिशन अराकीन की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें, और ये मुलाकातें उस वक्त में हो रही हैं जब आने वाले दिनों में सेनेट इलेक्शन होने वाले हैं। उन्हीं दिनों में हो रही हैं जब ऑपोजिशन ये सोच रही है कि हुकूमती अराकीन से राब्ते बढ़ाए जाएं, अपने नाराज़ अराकीन को मनाया जाए। दूसरी जानिब लाहौर में और पंजाब भर में कब्ज़ा माफिया के खिलाफ एक्शन लेने के लिए वज़ीर आज़म भी मुतहर्रिक है, और वज़ीर आज़म ने कब्ज़ा माफिया को खबरदार भी किया है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाइयाँ अमल में ना लाई जाएँ, और पंजाब की हुकूमत को ये हिदायत जारी की गई हैं कि कब्ज़ा माफिया का खात्मा किया जाए और पंजाब में शफाफियत को बरकरार रखा जाए। आने वाले दिनों में सियासत कौन सी सूरत हाल इख्तियार करेगी, किस नहज पर पहुंचेगी, इसी बारे में बात करने के लिए फयाजुल हसन चौहान में ज्वाइन कर चुके हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, मेल मुलाकातें चल रही हैं, एक जानिब वफाकी हुकूमत के वज़रा ये कहते हैं कि हम अपोजिशन के साथ राब्तों में नहीं है, नंबर गेम पूरी है, नंबर गेम पूरी होगी। लेकिन खुशाइन बात हुकूमत के लिए यह भी है कि अपोजिशन के अराकीन आए दिन मेल मुलाकातें जारी रखे हुए हैं। तो लगता इस तरह है कि दिन मुख्तस किए गए हैं, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शख्सियत के नाम के साथ, कि इस दिन मुलाकात हो रही है। मुलाकातों का सिलसिला कितने दिन तक चलता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपके जो को होस्ट हैं राना अजीम साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, ये पिछले कई माह से, और मैं ख़ुद भी पिछले कई माह से एक बात का ऐलान कर रहा हूँ कि पंजाब के अंदर इनके 20 MPAs हैं जो इनसे मुतनफ़र हैं। उनमें से कुछ तो फ्रंट फुट पे आ गए, कुछ अभी बैक फुट पे हैं, और उनमें से भी जो है ना, जो बैक फुट पे थे, अब पिछले 4-5-6 दिन से वो भी फ्रंट फुट पे आ रहे हैं। तो इनको ज़बरदस्त किस्म का मैसेज मिल जाएगा इस सैनेट के इंतखाब के अंदर, और उन्हें पता चल जाएगा कि रियासत के ख़िलाफ़, रियासती अदारों के ख़िलाफ़, धरती माँ के ख़िलाफ़, मुल्क दुश्मन ताकतों के मर्ज़ी के मुताबिक चलने के क्या नुकसानात होते हैं।
करप्शन हो गई, बदयांती होगी, बैड गवर्नेंस होगी, ये तो चलो डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, इस पे अदालतें काम करेंगी, एहतसाब के अदारे काम करेंगे, मामला चल पड़ेंगे। लेकिन जब आप मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इमेज के खिलाफ, मुल्क दुश्मन ताकतों की गोद में बैठ के जब आप अपने मुल्क के अंदर जो है वो सियासत करेंगे, तो उस मुल्क की आवाम, किसी भी मुल्क की आवाम होगी, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करती। इसी तरीके से जब कोई पॉलिटिकल पार्टी नवाज शरीफ साहब की तरह और बेगम सफदर रहमान साहिबा की तरह, जब आप अजीत देओल की और बीजेपी की और आरएसएस की और मोदी की सियासत यहां पर लेकर आएंगे, तो फिर उनके एमएनए, एमपीए, सेनेटर, वो तो सारे मुहिब वतन है और वोटर भी मुहिब वतन है नून लीग का, वो उनसे फिर मुतनफर होंगे, जिसका इजहार आपके सामने नजर आ रहा है, जो लोग उनसे मुतनफर है। चौहान साहब, पीपल्स पार्टी के पास तो पंजाब में बड़ी कम नशिस्तें थी, एक पहले आपने तोड़ लिया, एक आज आपने तोड़ लिया, तो क्या पीपल्स पार्टी के भी मज़ीद अरकान असम्बली हैं? नून लीग का तो जो मुझे इल्म था, क्या पीपल्स पार्टी के भी मज़ीद अरकान असम्बली जो हैं वो आइंदा मुलाकात कर सकते हैं या आपको वोट देंगे? देखो, पीपल्स पार्टी के टोटल जनाब मुंतखब तो मेरा ख्याल कुछ 6-7 थे और फिर टोटल स्पेशल सीटों पे होकर 10 हो गए थे। वो 10 भी बेचारे आवाज़ार हैं, सिवाय एक जो इनका पार्लिमानी लीडर है, वो पंजाबी में झुकते शुकते कर लेता है, हर दफ़ा उसकी जो ना गुड्डी चढ़ जाती है, कवरेज शवरेज हो जाती है, बाकी सारे को पता ही कोई नहीं और है कौन है। और वो आसिफ जरदारी साहब की और बिलावल जरदारी बेचारा, वो पिछले 2.5 साल से जिन्होंने लॉन्च किया हुआ है, वो रटी रटाई, पढ़ी पढ़ाई, लिखी लिखाई, जनाब वो अपने फेफड़े फाड़ फाड़ के जाओ तकरीरें जो करता है, और फिर करता कुछ है, अमल कुछ और होता है, तकरीरें कुछ और होती हैं। पंजाब के अंदर जो थोड़ा बहुता 300-300 वोट था इनका सूबाई हल्के में और 500-500 कौमी हल्के में, वो भी पिछले 2.5 सालों में जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही जीरो पे पहुंच गया। तो एमपीएस तो सारे अक्के फक्के बैठे हुए हैं, तो आपके सामने 2 मेरा ख्याल आगे हैं, बाकी भी जो है वो बिल्कुल आवाजार, लाचार, बेकार हुए हुए अपनी पार्टी के हवाले से और अपनी क्यादत के हवाले से। तो बाकी ठीक होगा इंशाल्लाह जो है ना। नून लीग के साथ, बेगम सफदर रहमान के साथ जो लगेगा, जो पार्टी लगेगी, जो शख्सियत लगेगी, उसकी किस्मत में रुसवाई और जगहसाई के अलावा और कुछ नहीं आएगा। सेनेट की कितनी नशिस्तें ले रहे हैं? अकलमंद था फयाजुल हसन चौहान साहब, कितनी नशिस्तें ले रहे हैं सेनेट की पंजाब में? 7 सीटें, 11 में से 7 सीटें जो है ना वो पीटीआई जीतेगी इंशाल्लाह। आप इसको टेक्नोक्रेट और खवातीन नशिस्त इसमें डाल रहे हैं कि वो इसके अलावा? सब मिला के ना 11 में से 7 सीटें जो है ना, ये मेरी प्रेडिक्शन है जो है ना, वो पीटीआई जीतेगी। वो 7 तो आपको मिल रही थी? 7 सीटें नहीं, 7 तो आपको मिल रही थी वैसे? नहीं, हमें 6 मिलनी है। अच्छा, ये इसमें मुस्लिम लीग काफ की जो है कामिल अली आगा वाली, वो इसके अलावा वो शामिल है ना, वो तो नहीं शामिल है ना, वो इत्तेहादी है ना हमारा। 7 सीटें जो है ना हमें 7 आपको मिलेंगी, 5 मुस्लिम लीग नून को आप दे रहे हैं? 4 मुस्लिम। 4। जब मेरी इतला के मुताबिक, वैसे मैं प्रोग्राम में मेरी इतला के मुताबिक 3 मिल जाए मुस्लिम लीग नून को तो बहुत बड़ी बात है। आप कह सकते हैं। अच्छा, मैं हमेशा जो है ना, मैंने कभी वो बात नहीं की जिसका मैं पैरा ना दे सकूं, ठीक है ना। मैं बहुत से पॉलिटिशियंस की तरह अगले 2 हफ्ते बड़े अहम है, अगले 6 हफ्ते बड़े अहम है, अगले 3 हफ्ते बड़े अहम है, मैं ये नहीं करता। मैं बात वही करता हूं जिसका पैरा दे सकूं, जो है ना। अच्छा, मैं वही बात करूंगा जिसका पैरा दे लूं। चौहान साहब, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? तहरीक अतमाद जिसका ऐलान किया पीपल्स पार्टी ने, पीडीएम इस पे मान जाएगी? और क्या पीपल्स पार्टी तहरीक अतमाद ला सकती है? भाईजान, पीडीएम ना, मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं टॉक शोज में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीडीएम आज से 3 महीने पहले तक उनका बयानिया था, देखो मेरा डोला जैसे उड़न कठोला। और अब बताओ पीडीएम का क्या स्टैंस है? जो गुजर रही है गुजार दो, ना बुरा कहो ना गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। मुझे इसका भी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की, मैं किसी के काम न आ सका, मुझे सिर्फ इसका मलाल है। ये तुम्हारी तल्ख नवाहियां कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो मुझ में तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल है। अब मौलवी फजल रहमान, बेगम सफदर रहमान, आपके नवाज शरीफ साहब बेचारे ये गजल गुनगुनाते फिर रहे हैं। अब वो डोला शोला उड़न कठोला वाली वो आकड़ खत्म हो गई है। क्यों कि अब पीडीएम हो गई है छुस और फुस, खत्म, फिनिश, खल्लास। क्यों? ये एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे।
मौलवी फजल रहमान इस्तेमाल करना था, बिलावल जरदारी को बिलावल जरदारी करना था, बेगम सफदर रहमान को बेगम सफदर रहमान करनी थी, दोनों को सारे एक दूसरे को इस्तेमाल करने के चक्करों में थे। एंड में जनाब ऐन चौराहे पे हड्डियां फूटी, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब बड़े ही बाजमात, बा इखलाक, बा किरदार और महक महक के, चहक चहक के, लहक लहक के ऐलान कर रहे हैं कि जनाब इस्तीफे भी नहीं देंगे, ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे, बल्दियाती इलेक्शन भी लड़ेंगे, सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे, सब कुछ लड़ेंगे। चौहान साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मंजर आम पे आई है। उस रिपोर्ट पे ऑपोजिशन काफी वावेला कर रही है कि 120वें नंबर पे पहले पाकिस्तान था, अब 124वें नंबर पर चला गया है, करप्शन उरूज पे पहुंच चुकी है। तो ये बुनियादी वजह बनाकर वो विफाकी हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं कि विफाकी हुकूमत के दौर में इस वक्त जो करप्शन है वो जिस उरूज पे पहुंची है इतनी तो माजी में भी नहीं थी। लेकिन वजीर आज़म इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 2018 और 19 के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो कोट किए गए हैं, अब के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन को मशवरा क्या है, रिपोर्ट आने के बाद उसे किस तरीके से पढ़ा जाए या फिर वफाकी हुकूमत उसे किस तरीके से सुने? देखें यासर, आपको एक बात बताऊं, वज़ीर आज़म ने एक काम तो बड़ा अच्छा किया, आज बड़ा कमाल एक काम किया है कि उन्होंने इसको सराहा है। साबका हुकूमतों में पता ना आप क्या होता था, ऐसी रिपोर्ट आती थी तो उस पर सबसे पहले वज़ीर आज़म की तरफ से तनकीद की जाती थी, ये गलत है, फलां किया गया। उन्होंने आज कहा जी हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, और इसके बाद उन्होंने जो कहा कि बिल्कुल ये साबका दौरे हुकूमत की रिपोर्टें थी या दूसरी थी, उस पर उन्होंने कहा जी आप हम जहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश है वो बेहतरी करेंगे, जहाँ पर किसी चीज़ को दुरुस्त करना है उसे दुरुस्त करेंगे। देखिए, जिस वक्त तक आप क्या समझते हैं कि आप एक घर बनाना शुरू करते हैं तो पहले दिन उस पर लेंटर डाल देते हैं, पहले दिन ही दीवारें खड़े कर लेते हैं। पहले देखें, जब तक आप उनकी बुनियादें नहीं मजबूत करते, बुनियादें नहीं बनाते, और बुनियादें बनाने के लिए आपको खुदाई करना पड़ती है, बहुत सी गंदगी को साफ करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को सीधा करना पड़ता है, उसके बाद आपको मजबूत चीज़ें वहाँ पे लगाना पड़ती हैं, कई कब्जा माफिया से चीज़ें छुड़ाना पड़ती है, फिर जाके आप करते हैं। तो ये आज एक मैं समझता हूँ कि अच्छी रवायत है, अपोजिशन को तो चाहिए। सही। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई थी हमारी चौहान साहब से लाइन दोबारा से बहाल हो चुकी है। चौहान साहब, बात यही है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पे बात कर रहे थे हम कि ऑपोजिशन जिस तरीके से वावेला मचा रही है, जिसकी वजाहत वज़ीर आज़म इमरान खान कर चुके हैं कि ये 18 और 19 के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कोट किए गए हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से। तो ये फिर हुकूमती ओहदेदारान की जिम्मेदारी बनती है कि अवाम तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये किसकी वजह से करप्शन थी। यासिर भाई, पनामा का जब फैसला आया था ना, तो दोनों हाथ और एक टांग उठा के लुडियां मारते हुए जनाब ख्वाजा आसिफ दानियाल अजीज़ और ख्वाजा साद रफीक बाहर आए थे। इंग्लिश में था फैसला। शाम को इन्होंने कतरी सफारत खाने को मेरे ख्याल भेजा को तर्जमा करने के लिए। शाम को तर्जमा होके आया कि हाजा फैसलतुन शदीदुन जुल्मुन अजीमुन छित्रुन कसीरुन। ठीक है ना? उसके बाद इनके चेहरे लटक गए। ठीक है ना? तो कोई फिर ऑपोजिशन के लिए कोई इंग्लिश ट्यूटर ही हायर कर दे। समझ देर से सुनो, नहीं सुनो, इनको समझ देर से आती है। वो वर्ल्ड बैंक ने पिछले साल के शुरू में मियां नवाज शरीफ के दौर की जनाब बैड गवर्नेंस और करप्शन की एक रिपोर्ट जारी की। बेगम सफदर रहमान ने ठक करके ट्वीट कर दी इमरान खान साहब को ताने मारते हुए कि तुम्हारी हुकूमत में करप्शन। और कोई मेरे ख्याल आधा घंटा गुजरा, किसी ने कहा बाजी ये तो दौरे हुकूमत दिए, उसने फौरन डिलीट किया। वो इस पर बड़ा दिलचस्प वाकया है, लतीफा है। एक बंदा गया एक चिड़ियाघर, उसने वहां जाके लतीफा सुनाया सारे जानवरों को। सारे जानवर कह के मार मार के हंसे, हाथी भी, शेर भी, चीता भी, हिरन भी, ऊंट भी। वो गधा था वो खामोश, बिल्कुल स्पॉट। अगले दिन बंदा फिर गया वहां चिड़ियाघर, तो देखा सारे खामोश और गधा ढिंचू 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 करके कहके लगा रहा है। बंदे ने पूछा तू क्यों हंस रहा है? कहता है वो जो तुम कल लतीफा सुना के गए थे मुझे आज समझ आया है। ठीक है ना? इनकी नून लीग की और बेगम सफदर रहमान की मिसाल ये है, इनको बाद में समझ आती है। अब मैं आता हूं सब्जेक्ट की तरफ। ये जो आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, ये 2017-18 का डेटा है। 2019 के अंदर जनाब उसको कंपाइल किया गया, 2000 में अभी 20 के एंड में जनाब वो रिपोर्ट ले आए। अब उस पर लिखा हुआ है क्लियर कट के वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की तारीफें की हुई हैं करप्शन के खात्मे के लिए।
नैब के किरदार को सराहा गया है, नैब के किरदार का कंपैरिजन किया गया है कि पिछले 10 साल जो राधा आओ मिलके खाए आधा आधा वाला मिसाके जमहूरियत का दौर था 2008 से 2018, उसमें नैब का नेगेटिव किरदार और हमारे दौरे हुकूमत में नैब का पॉजिटिव किरदार उसको डिफाइन किया गया है। 363 अरब रुपए की नैब की रिकवरी का तस्करा किया गया है, नैब को अप्रिशिएट किया गया है। वो नहीं देख रहे ये नून लीग वाले। चौहान साहब चलें, आप इसका उर्दू तर्जमा आप लोग करवा के इनको कब दे रहे हैं, कब इनका इसका उर्दू तर्जमा जो है वो जाएगा ताकि सबको इनको जनाब कल तक जनाब वो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। आज अगर नहीं भी समझ आई ना, इनको कल तक समझ आ जाएंगी बुनियादी तौर। अब मैं आपके सामने एक डेटा रख देता हूं। 363 अरब रुपए की रिकवरी नैब ने की 2.5 सालों में, 240 अरब रुपए की रिकवरी की एंटी करप्शन ने, 200 अरब रुपए की सरकारी जमीनें कब्जों से रिकवर करवाई इसी नून लीग के MNA MPs और वजीरों से, दानियाल अजीज, बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा, मियां जावेद लतीफ, ख्वाजा दस्तगीर, खुरम दस्तगीर का वालिद गुलाम दस्तगीर, आपका जनाब ख्वाजा आसिफ, आपके ये पूरी जनाब एक खोखर बरादरान। भाईजान हम तो यहाँ पर रिकवरियां कर रहे हैं वाले, वो तो अब पूरी की पूरी नून लीग जो है वो कहती है इंतकामी कार्रवाई की गई, वो तो अदालत से जाके स्टे ले आए उस पर। सर जी इन्होंने अपना नाम रख लिया है जमहूरियत, अपना नाम रख लिया है जनाब पार्लिमानी सिस्टम, अपना नाम रख लिया है जनाब जमहूरी इक़दार। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करो ये कहते हैं जमहूरियत के खिलाफ, इक़दार के खिलाफ, एथिक्स के खिलाफ। अब हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जनाब इनके खिलाफ गलत एक्शन हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा कि जो सरकारी जमीन आपने ले ली, इनकी पर्सनल जमीन उसमें जनाब उस पर ना जना उसको रिकवर हो, वो तो हमने की नहीं। हमने तो 38 कनाल और उससे ज्यादा की जो है वो तो सरकारी जमीन रिकवर हुई है। ये उसके ऊपर भी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इन्होंने वो भी डिसीजन नहीं पढ़ा, ना बेगम सफदर रहमान ने, वो भी इंग्लिश में है, ना खोखर बरादरान ने। ये जनाब प्रोपेगेंडा करते फिर रहे हैं और इनके पे रोल के ऊपर जो पेड इनके कुछ जनाब मीडिया पर्सन है वो बड़ा इसको हाइप क्रिएट कर रहे हैं, हालांकि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि इनकी जो अपनी पर्सनल जमीन है, पर्सनल जमीन इनकी 1% भी उसमें या 2% है, बाकी सारी की सारी कब्जा है। खान साहब आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने तर्जमानों से खिताब भी किया और मौलाना फजलुर रहमान बड़ा ज़ेर बहस रहे। हमारे टीवी चैनल का भी प्रोग्रामों का जिक्र आया, खासकर 92 के द लास्ट कार्ड का बड़ा जिक्र आया। मौलाना फजलुर रहमान की फंडिंग के हवाले से उन्हें बैरून मुल्क से किस तरह फंडिंग मिली, सारा कुछ किस तरह हुआ। एक तो आप इलेक्शन कमीशन में गए हैं, एक रियासत की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, क्या रियासत इससे हट के अपनी जिम्मेदारी, हुकूमत यानी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी? देखो जी, मैं तो पुराना सियासी कारकुन हूं। 80s के अंदर और 70s के अंदर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी और इनके वालिद मोहतरम मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस पे जगह रहे, आज मौलाना अनस नूरानी जिस पार्टी के हैं, आपकी जितनी मजहबी पार्टियां थी तमाम की तमाम A to Z बाजमात जाके सऊदी अरब, सद्दाम हुसैन और मुअम्मर कज़ाफी, लीबिया, इराक और सऊदी अरब से जो है वो फंड लिया करती थी। ये मैं ऑन रेकॉर्ड बात कर रहा हूं, हमें तो उस वक्त का पता है। 80s के अंदर ये रेगुलर जाते थे, 90s के मिड तक जाना ये सिचुएशन रही है। तो बिल्कुल ठीक है, हाफिज हुसैन अहमद साहब ने कोई नई बात नहीं की, ये बच्चे बच्चे को पता है। मीडिया और पॉलिटिक्स के जो पुराने लोग हैं उनके टिप्स पे ये सारी चीजें हैं। ये रेगुलर साल में 2 फेरे लगा के आया करते थे इन 3 मुल्कों के और वहां से फंड लेकर आते थे। ये तो बैन होते हैं, ये तो पार्टियां बिल्कुल जना, एक होती है ममनुआ फंडिंग, एक होती है आपकी जनाब फॉरेन फंडिंग। ये तो डायरेक्ट फॉरेन फंडिंग के अंदर मौलवी फजलुर रहमान, यानी बात कोई नई नहीं है, माजी में ये इस तरह की चीजें होती रही हैं, लेकिन शिकायत पहली बार लगी है, किसी ने कदम पहली बार उठाया है। अगर उठाया है तो एहतसाब हो, सवाल उठे, उसके जवाबात लिए जाएं, और अगर मुतमईन हो तो तब ठीक, नामुतमईन हो तो कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
नाज़रीन, क्या इत्तेहादी जमातों के गिले शिकवे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूर कर पाएगी? बिलखुसूस MQM पाकिस्तान के, जिन्होंने सबसे पहले मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, फिर कराची पैकेज के हवाले से बातचीत की कि उस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बेशुमार उनसे राब्ते करने की कोशिश की जाती रही। एक बार तो वफ्द भी बाकायदा तौर पर गया और उन्हें मनाने की कोशिश की जाती रही कि आप विफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएं, लेकिन MQM पाकिस्तान राजी नहीं हुई। तो MQM पाकिस्तान ने विफाक के साथ इत्तेहाद करके क्या खोया, क्या पाया? कराची की बेहतरी के लिए वो किस हद तक पुरुमीद है? इसी बारे में बात करने के लिए MQM पार्टी पाकिस्तान के रहनुमा और विफाकी वजीर IT अमीरुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। अमीरुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीरुल हक साहब, मरदमशुमारी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मरदमशुमारी आपने उज़र उठाया था उस पर कि वो ठीक नहीं है, उसे सही तरीके से किया जाए। आपकी जो एतराज है उसी के साथ उसकी मंजूरी दी गई, लेकिन अब खबरें यह भी हैं कि आपने भी उस पर एतमाद का इजहार कर दिया है। इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए यासिर, सेंसस के एक बड़ा सेंसिटिव इशू है अर्बन सिंध के अंदर, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए MQM पाकिस्तान ने शुरू दिन से अपना एतराज़ किया। और ये इस हुकूमत के साथ नहीं, बल्कि 2017 में जब सेंसस हुई थी उसी वक्त MQM ने एतराज़ किया था। और मेरा ख्याल है द वन एंड ओनली पार्टी थी जिसने 2017 से एतराज़ करती चली आ रही थी। और जब PTI के साथ हमारा मुआहदा हुआ तो उस पर भी एक शक इस पर डाला गया था। अनफॉर्चुनेटली 2017 से चूँकि वो गैप इतना आ गया था जब पिछली हुकूमत थी कि मेरा ख्याल है 5% ऑडिट मुमकिन नहीं हो पाया था। क्यों? कि द रीज़न बिहाइंड कि जिसे कहते हैं माइग्रेशन के साथ जो डेथ और इंटरनल आमद, तो वो मेरा ख्याल मैच नहीं हो पा रहा था। अब MQM क्या कहती है? MQM जब फरवरी में ये सेंसस कमेटी कैबिनेट के अप्रूवल से बनती है, इसमें चारों सूबे से लोग शामिल होते हैं। अली जैदी इसको हेड कर रहे थे। अब उसमें तकरीबन 5-6 मुख्तलिफ मीटिंगें हुई। मीटिंगों में क्या फ़ैसला हुआ? बिलाखिर MQM पाकिस्तान ने तमाम अराकीन को कायल किया कि यस देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन ऑन द सेंसस ऑफ 2017। मेरा ख्याल है तमाम सियासी पार्टी इस पर मुत्तफ़िक़ हुई। और फिर हमने जब इसको फाइनल किया तो हमने इस पर 4 मुख्तलिफ पॉइंट दिए। नंबर 1 पे ये लिखा गया कि यह सेंसस जो है ये इस पर तमाम पार्टियों के रिजर्वेशन, ये तमाम चारों सूबों के जो वफाकी वज़ीर थे उन्होंने रिजर्वेशन का इज़हार किया। और साथ साथ 3 मुख्तलिफ पॉइंट दिए। क्या दिया? नंबर वन ये दिया कि 10 साल, आप ये देखें कि 1999 में मैं समझता हूँ कि सेंसस हुआ था और उसके बाद जो है 2017 में हुआ, देयर वाज अ गैप ऑफ 18 ईयर। तो कमेटी ने क्या कहा कि 10 साल नहीं बल्कि जल्द अज जल्द सेंसस का इनेकाद किया जाए। और MQM का क्या मुतालबा था कि 2023 से पहले यानी 2022 में सेंसस का इनेकाद किया जाए। और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है तमाम सियासी पार्टी मुत्तफ़िक़ थे। और आपने देखा कि असद उमर साहब, गवर्नर साहब तशरीफ़ लाते कराची तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया। और साथ साथ 2 चीज़ों का और फैसला हुआ। 2 चीज़ों का क्या फैसला हुआ? मैं वो फैसले बता रहा हूँ जो मेरे पास कैबिनेट की अप्रूव की हुई पेपर मौजूद है। उसमें जो क्या हुआ कि चूंकि माजी में कोताहियां और गलतियां होती चली। अमीन भाई, ये बता दें, क्या MQM ने मरदमशुमारी पे हुकूमत से कोई कंप्रोमाइज़ कर लिया है या आज भी उसी चीज़ पे स्टैंड ले रहे हैं? नहीं, मैं अर्ज कर दूँ राना साहब कि हमारा क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड ये है कि 2023 के इलेक्शन से पहले यानी 2022 में मरदमशुमारी का इनेकाद किया जाए। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और एक कमेटी भी बना दी गई जो मिनिस्टर ऑफ IT के ज़ेर तमाम होगी, जिसके अंदर 3 ये नादरा भी शामिल होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2022 में हो रहे हैं। क्या 2022 में मरदमशुमारी होगी दोबारा? यस, ये चीज़ जो PTI और MQM के दरमियान जो बातचीत पे इत्तफाक किया गया है कि यस हर सूरत में 2022 में की जाएगी। और हमारी इस दरख्वास्त को भी मंजूर किया गया है कि इसी बजट में जिसे कहते हैं कि सेंसस के लिए बजट भी मख्तस किया जाए। चले अमीन भाई, एक और सवाल का जवाब दे दें कि हर सूरत में नखत के आसफ अली जरदारी साहब अदम इत्तेमाद की तहरीक लाने के लिए पूरा उम्मीद है। MQM से भी पीपल्स पार्टी के राब्ते हुए, आप समझते हैं कि अदम इत्तेमाद की तहरीक आ सकती है और कामयाब हो सकती है? और MQM जो है वो इस मामले पे कहाँ खड़ी है? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम सब ने देखा था कि पिछले जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे आज से गालिबन 3 साल पहले 2017 में, तो हमें अंदाज़ा है बल्कि 2018 फरवरी में जब इंतखाबात हो रहे थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर उस वक्त सबाई असम्बली की अदवी तादाद देखा जाए
तो उनके सेनेटर उसके मुकाबले में ज़्यादा बड़ी तादाद में आए थे। इसका मतलब कि आसिफ अली जरदारी साहब ने माजरत के साथ कि उन्होंने ख़रीद व फरोख्त का सिंध में बाज़ार गर्म किया था। अब किसी सूरत में भी MKM पाकिस्तान की क्या ख्वाहिश है कि यस, जिन लोगों के जितने वोट हैं उस वोट को हर सूरत में काउंट किया जाए। इसकी ज़रूरी है कि ओपन बैलेट का तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए। हम मुकम्मल तौर पर इस पर सपोर्ट करते हैं ओपन बैलेट। और नंबर 2, वो देखें MKM जिसके साथ मुआहदा करती है वर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ती है, वर्ड ऑफ कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ती है। तो अमीनुल हक साहब, जो मुआहदा किया गया उस पर अमल दरामद कितने फीसद हुआ? देखिए, मेरा ख्याल है कि परसेंटेज वाइज तो मेरा ख्याल है कि हम 2 × 2 पे नहीं जा सकते, लेकिन हमारी ख्वाहिश क्या, कोशिश क्या है कि जो वादा बिलखसूस कराची डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से किया गया है और 1.1 ट्रिलियन जो पैसे रखे गए, मेरा ख्याल है कि वो तमाम जिम्मेदारी जो वफाक के पास थी, या जैसे मैं आपको तरतीब 1 मिनट में आप उसको समअप करता हूँ कि K4 का मंसूबा है। K4 के मंसूबे पे क्या है कि सूबाई हुकूमत से लेकर वफाक हुकूमत को अपने हाथ में लिया, वापडा के हैंड ओवर किया और क्या कहा कि इसे हर सूरत में चाहे वो 50 अरब पे खर्च हो या 60 अरब हो, K4 वफाक हुकूमत मुकम्मल करेगी। नंबर 2, ग्रीन लाइन पे भी पिछले बजट पे भी 12 अरब रुपए रखे गए थे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जून जुलाई में ग्रीन लाइन जो है चलना शुरू हो जाएगी कराची में। नंबर 3, कराची रेलवे फ्रेट, इसके ऊपर भी ना सिर्फ ये कि 132 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि KPT से लेकर पेपरी तक का है। ये वफाकी हुकूमत ने इस पर क्या किया कि ऑलरेडी अखबार में इसका ऐड चला गया, इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायरिंग शुरू हो गई है। तो हाँ, इसके साथ साथ नंबर 4, आप सब ने देखा कि कराची के अवाम फायर टेंडर ना होने के बराबर है। 44 फायर टेंडर में सिर्फ 14 काम करते हैं। वफाकी हुकूमत ने 1 अरब 42 करोड़ रुपए की लागत से कराची के अवाम को क्या तोहफा दिया, 50 फायर टेंडर और 2 बाउजर। अभी तक जो मिला है वो तो सिर्फ यही मिला है ना, बाकी तो सब अभी कागजी कार्रवाई है। मेरा ख्याल है यासिर, चीजें प्रोसेस में चलती हैं। क्या आप समझते हैं कि 1.1 ट्रिलियन एक दिन में खर्च हो जाएगा? नहीं, ये प्रोसेस में चलेगा। और जब प्रोसेस में हमें नजर आ रहा है कि प्रोसेस में चलना शुरू हो चुका है, तो इंशाअल्लाह ताला इसके समरात भी कराची के अवाम को मिलना शुरू हो जाएंगे। अमीन भाई, आपका बड़ा एक सियासी तजिया भी है, आप सियासतदान के साथ सहाफ़ी भी हैं, मैं जानता हूँ। बड़ा अदम इत्माद की तहरीक किस तरह इतने कॉन्फिडेंट है कि इतने इत्माद से आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं इत्तेहादी आप हैं सबसे बड़े हुकूमत के, आपने वाज़ेह किया है कि आप हुकूमत के साथ रहेंगे, तो फिर किस बुनियाद पर वो लेकर आएंगे, या फिर ये सिर्फ एक सियासी बयान है? मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि उनके शहर के बहुत करीब, नवाब शाह से बहुत करीब एक और साहब भी रहते हैं जो दिन और रात ख्वाब देखा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दीवानों का ख्वाब है। फ़िलहाल ऐसा मुझे किसी सूरत में भी इस पर कामयाबी तो दूर की बात है, इस पर अमल होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। और आप सब ने देखा कि सेनेट में भी कोशिश की गई और सेनेट में इनके ऑलरेडी 60+ सेनेटर मौजूद थे, लेकिन वो नाकामी या नामुरादी की जीनत बना। तो मुझे कहीं नज़र नहीं आता है कि अदम एतमाद इनकी किसी भी सूरत में कामयाब होगी। अदम एतमाद आएगी? मेरा ख्याल है कि एक सियासी पार्टी ऐसी है जो बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन बाकी पार्टियां मेरा ख्याल शायद उनका आपस में साथ ना दे। तो अमीनुल हक साहब, आप क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत ना होती, फर्ज कर लीजिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN की हुकूमत होती और आप उनके साथ इत्तेहादी बन के वो हुकूमत को खड़ा करते, तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा दौर में आपको जो बेनिफिट मिले वो बेहतर है या दीगर जमातों से जो मिलते वो बेहतर थे? यासिर, मारूज आपने सवाल मारूजे पे किया है। MKM पाकिस्तान क्या सोचती है, MKM पाकिस्तान क्या करती है? सिंपल, अपने वोटर, अपने सपोर्टर, अपने शहर और अपने जिसे कहते हैं अर्बन सिंध के जो मफादात होते हैं उसको देखकर आगे बढ़ती है। उनकी सोच और ख्वाहिशात के हिसाब से बढ़ती है। मैं समझता हूँ कि अर्बन सिंध की ख्वाहिश बिल्कुल ये थी कि उनके मसाइल हल किए जाए। हम सब ने देखा कि पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत का हिस्सा रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 13 साल में कराची के अवाम के पानी को बूंद बूंद को तरसा दिया। कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम धर्म भरम करके रख दिया। डोमिसाइल और कोटा सिस्टम के नाम पर कराची के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती है, और ऊपर से जाली डोमिसाइल और जाली कोटा सिस्टम के जरिए 3 लाख में से 2,90,000 जो जिसे कहते हैं नौकरियां दही इलाकों को दे दी गई, और सिर्फ 10% यानी 10% क्या बल्कि 10,000
जिसे नौकरियां दी गई शहरी सिंध के साथ। तो ये तो ज्यादती चली आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के नाम सुनते ही कराची के अवाम कानों को हाथ लगाते हैं। अब आ जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। हम समझते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास कुछ ना कुछ शायद दर्द हो कराची के लिए, लेकिन आप सब ने देखा कि पीडीएम का जलसा कराची में होता है। मरियम नवाज साहिबा जब खिताब करने खड़ी होती तो उन्होंने अपने कोलिजन पार्टनर जो उनके थे, उनके डर और खौफ का आलम यह था कि उन्होंने कराची के किसी मसाइल का जिक्र करने का भी नहीं समझा। जब इसी तरह जब महमूद खान अचकज़ई साहब थे, उन्होंने कराची के अवाम को ताना दिया। तो मैं समझता हूं कि अब तो पीडीएम की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। तो मैं समझता हूं कि मैंने आपको दोनों पार्टी के हवाले से बताया, लेकिन जो लोग शहर के हवाले से बात करेंगे, शहर की बेहतरी के हवाले से बात करेंगे, मुल्क की मजबूती के हवाले से बात करेंगे, जमहूरी रवायत और क़याम दाम रखने की बात करेंगे, जीरो टॉलरेंस। हमारे प्रोग्राम में ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने कहा कि हम बजट तक देखेंगे, अगर बजट तक हमारे मुतालबात या हमसे किए वादे पूरे ना हुए तो फिर हम हुकूमत से अलहदा हो जाए। देखिए, ख्वाजा इजहार भाई हमारे पार्टी के सीनियर साथी है, लेकिन एमकेएम जमहूरी रवायत के मुताबिक आगे बढ़ती है। हम वो तमाम चीज़ों को जिसे कहते हैं कि राब्ता कमेटी में मशावरत के लिए रखा जाता है, और जो भी फैसला राब्ता कमेटी का होता है वो हतमी फैसला तस्वर किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जब भी कोई चीज़ चेंजेस की बात होगी तो राब्ता कमेटी बाहमी मशावरत से फैसला करेगी। तो आप क्या समझते हैं कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन जो कमेटी है उसकी कारकर्दगी किस हद तक मुअस्सर है? देखिए, कराची ट्रांसफॉर्मेशन केटीसी जो बनी है इसमें वफाक की भी नुमाइंदगी है, और वफाक में एमकेएम भी एक पार्टनर है, तो एमकेएम की भी नुमाइंदगी है, और मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट भी है। तो हमारा मकसद क्या, हम दो तीन चीज़ों को देख रहे हैं कि कराची के मफादात को देखते हैं। और कराची के मफादात जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें जो सूबाई हुकूमत की वो इम्प्लीमेंटेशन सूबाई हुकूमत करेगी, लेकिन अगर हम सूबाई हुकूमत की तरफ देखते हैं तो हमें उनकी कोताहियाँ और उनकी नालायकियाँ नज़र आती हैं कि किसी तरीके से वो कोई काम करते हुए नज़र नहीं आते। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को तब्दील करना था कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तब्दील करना था कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ, लेकिन आज तक यदि सितंबर से लेकर आज जनवरी, बल्कि जनवरी ख़त्म होने वाला, उन्होंने इसमें तब्दीली नहीं की है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने वादे के हिसाब से 4 कदम पीछे की तरफ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कराची की तरक्की होगी तो डेफिनेटली मुल्क की तरक्की होगी। उन्हें कराची की तरक्की से कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने वो पापड़ वाले और फालूदा वालों से मोहब्बत है। इसीलिए कराची की तरक्की को रोका जा रहा है। मीन भाई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची कब आ रहे हैं? क्या फाइट फाइटर जो है इनके इफ्तिताह पे इंतज़ार किया जाए? फाइट टेंडर के इफ्तिताह के लिए कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए, वो आकर इफ्तिताह करें, और दीगर मनसूबों के वाले से आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, क्या वो आ रहे हैं कराची? कब आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैंने कई दफ़ा कैबिनेट की मीटिंग में भी वज़ीर आज़म साहब को याद दिलाया है कि आप कराची से मुंतखब होने वाले वो वाहिद MNA थे जो 50,000 ज़ायद वोटों के मार्जिन से जीते थे। तो आपका कराची के अवाम पे हक़ है, और कराची के अवाम उम्मीद भरी नज़रों से आपकी तरफ देखते हैं कि कराची का मसला कौन हल करेगा। वफाक के अलावा कुछ भी हल नहीं हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि वो कम अज़ कम महीने में 1 या 2 मरतबा लाजमी तौर पर कराची आए, कराची में बैठें, और सिंध हुकूमत की जो नाइंसाफ़ियाँ जिसे कहते हैं कराची के साथ वफाकी काबीना के इजलास में बहुत से अराकीन की जानिब से वज़रा की कारकर्दगी पे सवाल उठाया गया, बहुत सी बातें भी हुई, शिकवे शिकायत भी हुई। तो आप वज़रा की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन हैं? देखिए, ये सवाल मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर से होना चाहिए कि वज़रा के कारकर्दगी की किस जगह मुतमईन है। मैं आप इत्तेहादी हैं, आप बताइए कि आपकी इत्तेहादी मैं बिल्कुल अर्ज करता हूं, मैं साथ साथ एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूं, और सब लोगों का एहतराम और इज्जत रखना मुझ पर वाजिब है। मैं समझता हूं कि ये वज़ीर आज़म साहब अगर ये समझते हैं कि, और मैं समझता हूं कि जो लोग आज वफाकी वज़ीर मौजूद हैं या वज़ीर ममलिकत है, यकीनन वज़ीर आज़म साहब को उन पर एतबार और एतमाद है, तभी वो उस कमरे में बैठकर वज़ीर आज़म के साथ बाहमी मशावरत करते। मैं समझता हूँ जब वज़ीर आज़म साहब का एतबार एतमाद किसी शख्स पे भी उतरेगा तो उसे लाजमी तौर पे काबिना एतबार अगर उठेगा तो उसे फिर लाजमी ओहदे से हटाया जाएगा। और कराची की बेहतरी के हवाले से आप पूरी उम्मीद है वफाकी हुकूमत से जो मुआहदे किए गए थे। बहुत शुक्रिया अमीरुल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।